मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंगलवार रात 10 बजे अचानक गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय पहुंचे, जहां सीएम ने सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का संचालन देखा। सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने और चकबंदी कार्य की समीक्षा भी की। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। राइट सर, रास्ता देने से ये जाएगी शाखा तो मिला देगा सर, मिला देगा। वो क्यों रखेगा तो ये रास्ता क्यों दिया वाली बात यहाँ से निकला। इसके सारे के सारे को एक साइड में दो, एक रास्ते के, और वो दूसरा अगर रास्ता देना भी है तो दूसरी साइड में दूसरे का होगा तो मिलाएगा नहीं सर। एट दी एंड सर इन्होंने अपने तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं तो 20% तो वैसे ठीक हो जाती है। हरियाणा प्रदेश में विकास करवाने के लिए मनोहर सरकार लगातार काम कर रही है। इसी बीच मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम पहुंचे, जहां उन्होंने रात 10 बजे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का संचालन देखा। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने और चकबंदी कार्य की समीक्षा भी की। इस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव वी उमाशंकर और GMDA के CEO सुधीर राजपाल, DC निशांत कुमार यादव, CP कला और रामचंद्रन और DCP और ट्रैफिक वीरेंद्र सिंह, DCP ईस्ट वीरेंद्र विज, GMDA से वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुल्तान सिंह भी मौजूद रहे। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल इससे पहले भी इसी तरह के औचक निरीक्षण करते रहे हैं और अब भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रात 10 बजे गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में पहुंचकर सेंट्रल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का संचालन देखा। इसके साथ इतिहास में सुनहरे पन्नों में दर्ज बाबा बंदा सिंह बहादुर के शौर्य और बलिदान की गाथा को पुनर्जीवित करने के लिए हरियाणा सरकार भरसक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अधिकारियों को यमुनानगर के लोहगढ़ में लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में बनाई जा रही संग्रहालय और थीम पार्क के डिजाइन को अत्याधुनिक तरीके से तैयार करने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट आप देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में लोहगढ़ में स्थापित किए जाने वाले संग्रहालय और थीम पार्क को लेकर बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पर्यटन और कला एवं सांस्कृतिक मामले में मंत्री कंवरपाल गुर्जर और सांसद संजय भाटिया भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि महान बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ को ऐतिहासिक व पर्यटन की दृष्टि से विकसित करना राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जन्म से लेकर अंतिम दौर तक संपूर्ण जीवन का सार दिखाया जाना चाहिए, ताकि युवा पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास को जानकर उनके जीवन से प्रेरित हो सके। उन्होंने कहा कि संग्रहालय के अलावा एक शहीद स्मारक भी बनाया जाना चाहिए, जो बाबा बंदा सिंह बहादुर के साथ शहीद हुए अनेक सैनिकों को समर्पित होगा। लोहगढ़ में बनने वाले इस संग्रहालय में बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन के इतिहास के साथ साथ नवीनतम तकनीकों के समावेश से आगंतुकों को एक नई दुनिया का आभास होगा। इस संग्रहालय में 3D प्रोजेक्शन, अस्त्र शस्त्रों, पोशाकों के प्रदर्शनों के अलावा विशालकाय इंस्टॉलेशन भी लगाए जाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा बाबा बंदा सिंह बहादुर के जीवन की कहानियों को ऑगमेंटेड रियलिटी के माध्यम से भी दिखाया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये कहा कि हरियाणा बाबा बंदा सिंह बहादुर की कर्मभूमि रही है।
बाबा बंदा सिंह बहादुर समाज के लिए तो संत थे, लेकिन समाज के दुश्मनों के लिए सिपाही थे। उन्होंने समाज की भलाई के लिए अनेकों काम किए। इसलिए हरियाणा सरकार लोहगढ़ को तीर्थाटन के रूप में विकसित करने पर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि बाबा बंदा सिंह बहादुर भारत के मुगल शासकों के खिलाफ युद्ध छेड़ने वाले पहले सिख सैन्य प्रमुख थे। उन्होंने सिखों के राज्य का विस्तार भी किया। उनका जीवन प्रेरणादायी रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि लोहगढ़ के साथ साथ राज्य सरकार आदि बद्री को भी पर्यटन की दृष्टि से विकसित कर रही है। आदि बद्री में डैम, बैराज बनाया जा रहा है। आदि बद्री का सरस्वती नदी के साथ संबंध होने के नाते यहाँ भी ऐतिहासिक महत्व है। इसलिए भविष्य में लोहगढ़ से लेकर आदि बद्री का क्षेत्र पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान बनेगा। राज्य सरकार प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां टैक्स अधिवक्ताओं के साथ संवाद कर जीएसटी और टैक्स प्रणाली पर चर्चा की गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से क्या कुछ कहा गया, रिपोर्ट में देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुग्राम में हरियाणा टैक्स बार एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पिछले 3 साल से बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला और इस बार भी कोशिश रहेगी कि आम जनता की जरूरतों को देखते हुए बजट बने। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जीएसटी पर बोलते हुए कहा कि जीएसटी से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आई है। लेकिन चूंकि मुझे भी एक भूमिका निभाने के लिए यहाँ बुलाया गया है, इसलिए आपके बीच में इस समापन वक्तव्य के लिए मुझे खड़ा होना है। मैं खड़ा हुआ हूँ। बहुत सी चर्चाएं आज सब हुई हैं और इसमें जो कर संग्रहण, जिसके अंदर डिपार्टमेंट अपना काम करता है, लेकिन करदाता और विभाग के बीच में जो एक ब्रिज का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं, वो आप सब लोग हैं। तो स्वाभाविक है कि आपके माध्यम से जो विषय आएंगे वो करदाता की कठिनाइयां वो भी सामने आएंगी और जो डिपार्टमेंट के विषय हैं वो भी आपके माध्यम से करदाता तक पहुंचेगा। तो एक सार्थक ये पहल है। और मैं तो बैठे बैठे विचार कर रहा था कि भले ही कर संग्रहण आपके द्वारा एक सेतु के रूप में हमारा जीएसटी के माध्यम से हमारा एक्साइज टैक्सेशन डिपार्टमेंट ये करता है, लेकिन उसकी एक बड़ी जिम्मेदारी उस टैक्स का बाद में उपयोग वित्त मंत्री के नाते मुझे भी एक सुविधा हो जाती है कि कैसे कैसे इसको खर्च करना है। तो इस नाते से वो भी एक उत्साह मन में ये था कि हम जितना ज्यादा कर संग्रहण कर सकें उतना ज्यादा प्रदेश का बजट बनाने में भी हमको सुविधा होगी और हम जन सेवा के नाते से उसका उपयोग भी ठीक से कर सकेंगे। पिछले 3 वर्षों से लगातार बजट प्रस्तुत करने का भी मुझे जो अवसर मिला है, इस बार ये 4थे वर्ष का बजट मार्च के अंदर फिर प्रस्तुत हम लोग करेंगे और आशा करता हूं कि इसी प्रकार से जो हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन का जितने भी सिस्टम है उसको ज्यादा रिसीट्स के माध्यम से हम अपना संग्रह करें और फिर ज्यादा उस पर खर्च करें, उसका भी एक विषय ध्यान में आता है। अब जहां तक कर संग्रहण का विषय है तो स्वाभाविक है टैक्स पेयर के मन की बातें वो हमको समझनी होंगी, क्योंकि कुछ तो टेक्निकल चीजें हैं, उसकी जो कठिनाइयां होती हैं उन टेक्निकल चीजों को हम कैसे सॉल्व करें, डिपार्टमेंट सब करता है। कुछ उसके मन के अंदर उत्साह पैदा करने की बात भी आती है, वो जरूर आप लोगों के माध्यम से करदाता के मन में एक बात बैठानी पड़ेगी। कुछ वातावरण सरकार के द्वारा बनाया जाता है, उसके मन में भी स्वाभाविक उत्साह जाग सकता है। मैं आज की तो नहीं, लेकिन लगभग 12-15 वर्ष पहले, एकदम ठीक से सन याद नहीं, लेकिन किसी एक व्यापारी से मेरी मंत्रणा हुई इस विषय में
विशेष प्रसंग क्या था कि व्यापारी बहुत बड़ा व्यापारी था, पैसा अच्छा था, संपन्न, धनाढ्य और बहुत सेवा के काम करता था। स्कूल खोलना, अस्पताल खोलना, कई धर्मशालाएं बनाना, जो भी सेवा के काम होते हैं, सेवा कार्य में पैसा दान खूब करता था। साथ में एक शिकायत भी उससे सरकार की ओर से थी कि आदमी पूरा टैक्स नहीं देता है, कहीं ना कहीं घुंडी मार के टैक्स बचाता है। मन में प्रश्न हुआ कि इतना पैसा ये खर्च करता है सेवा के काम में, लेकिन टैक्स क्यों बचाता है? आखिर टैक्स भी तो इसी काम आना है। टैक्स के कारण से हम स्कूल खोलेंगे, अस्पताल खोलेंगे, सेवा के काम करेंगे, सुरक्षा के नाते से व्यवस्था होगी, जितना भी समाज के काम होते हैं सब करते ही हैं। ये भी समाज के काम करता है, टैक्स के माध्यम से समाज काम करना है, टैक्स बचाना है और इधर काम में पैसा लगाना है, जितना मांग लो उतना वो देता भी था। पूछ लिया, उन्होंने बैठाया, कहने लगे देखिए मन की एक दुविधा है, और वो दुविधा है तो इसके कारण से मुझे कभी कभी ये फार्मूले निकालने पड़ते हैं जिसमें ये सीए लोग या टैक्स लायर जो होते हैं हमारी मदद भी करते हैं। मैं टैक्स बचाता हूं। उसमें क्यों करते हैं? इसलिए करता हूं कि जब सरकार के माध्यम से जो पैसा जाता है ना, हमें ये भरोसा नहीं कि वो सारा ठीक खर्च होगा कि नहीं होगा, लेकिन हम अपने हाथ से जो करते हैं हमको पता ये ठीक खर्च हो रहा है। मेरा जो विश्वास है सरकार के प्रति अगर पूरा बन जाए तो जितना मैं बाहर खर्च करता हूं मुझे अपना माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं है, मैं सारे का सारा टैक्स दे दूंगा। अभी बहुत बड़ी यानी जिसको कहना चाहिए कि अलर्ट करने वाली एक बात ये आज भी मुझे ध्यान में आती है कि क्या हम टैक्स पेयर का पैसा वो ठीक से खर्च करते हैं या उसमें कहीं ना कहीं पिलफरेज होती है, कहीं करप्शन में चला जाता है, कहीं टैक्स पेयर का विश्वास, ये बहुत बड़ी बात है जो हमको जीतना होता है। और टैक्स पेयर के विश्वास को जीतने में आप सबसे ज्यादा कारगर एक इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं। ये एक निवेदन आपसे इस मामले में करना है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकारी खजाने में हमारे सहयोगी टैक्स दाता है। हरियाणा का जीएसटी कलेक्शन पूरे देश का 6% है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एक देश एक टैक्स से पूरे देश में समरूपता आई है। और कोई सुविधा हो सकती है, छोटे व्यापारी को जितना कम से कम उसको इन फॉर्मेलिटीज में पढ़ना पड़ेगा उतना वो आगे आएगा। और देखिए छोटा हमेशा छोटा नहीं रहेगा, छोटे को बड़ा बनाने के लिए हम ये सब काम कर रहे हैं। और एक बार बड़ा बन जाए तो हल्की भाषा बोल रहा हूं, जाल तो फैलाओ एक बार। करते तो कुल मिला के मैं परिवार पहचान पत्र की बात बता रहा था, हमने उसमें सब सेल्फ डिक्लेयर्ड डाटा, इसके बाद उनको सबको साइन कराया उस डाटा के ऊपर जो हेड ऑफ द फैमिली, बाद में उसका वेरिफिकेशन कराई और उसमें इनकम भी वेरीफाई करा रहे हैं। हालांकि ये काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का होता है कि किसी के बारे में इनकम बहुत ज्यादा वो छानबीन करे, लेकिन फिर भी हमने चूंकि उनको सुविधाएं देनी है, स्कीम्स का फायदा देना है, तो हमने वो लिमिट तय करने के लिए कि कितने परिवार किस किस इनकम लेवल के हैं। और उसके अंदर ऐसे 7.5 लाख परिवार हैं जिनका फैमिली इनकम पर ईयर 1 लाख रुपए से भी कम है, सिर्फ 8,000 साढ़े 8,000 रुपए महीना। किसी का 50,000 रुपया साल का है, किसी का 70,000 रुपया साल का है, किसी का 80,000 रुपया साल का है। अब हो सकता है 10-5% उसके अंदर डाटा ऊपर नीचे भी हो, क्योंकि सेल्फ डिक्लेयर्ड है, साइंड है, वेरीफाइड है, वेरिफिकेशन करने वाले भी लोग ही क्या है। लेकिन हमने योजना बनाई कि इन परिवारों में कि एक व्यक्ति को हम रोजगार कम से कम 15-20 हजार रुपया महीने का ये दिला करके इसको 2 लाख की लिमिट से ऊपर कर सकते हैं कि नहीं। ऑटोमेटिकली 1,80,000 तक के लोगों को हमने बीपीएल श्रेणी कर दिया। बीपीएल श्रेणी को 2 सुविधाएं, बल्कि अब तो 3 हो गई है। एक, उनके बुजुर्ग जिनकी यानी आयु 60 वर्ष हो गई, अगले ही महीने में ऑटोमेटिकली उसको पेंशन मिल जाए, उसको फॉर्म ना भरना पड़े, ऑटोमेटिकली मिल जाए। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि टैक्स रजिस्ट्रेशन के लिए लोगों को जागरूक करना बेहद जरूरी है और हम सबका लक्ष्य देश और प्रदेश को आगे बढ़ाना है। तो बजट नहीं ऐसे ही इकट्ठा करके फिर खर्च करते हैं, तो समझाना पड़ेगा व्यापारी टैक्स कम हो या ज्यादा हो उसके बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पहले जब जीएसटी नहीं था, जब तक ये वैट था या सेल्स टैक्स था, अलग अलग प्रदेशों के रेट अलग अलग थे।
उस समय पड़ोस के प्रदेश में अगर कोई टैक्स कम है, हमारे यहाँ ज्यादा है, तो बिजनेस सारा वहां चला जाएगा। अब वो स्थिति नहीं है। अब एक देश, एक बाजार, एक टैक्स, मोदी जी ने जब से व्यवस्था खड़ी की है, तो इसलिए वो दुविधा खत्म हो गई कि जीएसटी कितना हो। उस जीएसटी के कारण से अगर कोई अंतर पड़ सकता है तो केवल बाहर से, विदेश से कुछ चीज इंपोर्ट होनी शुरू हो गई और हमारे बिजनेस में अंतर आ गया, या हमारा एक्सपोर्ट घट गया इस टैक्स के कारण से, तभी सोचती है जीएसटी काउंसिल कि हमारा बिजनेस, हमको अगर विदेश के नाते से एक्सपोर्ट ज्यादा करना है तो टैक्स कम कर दो, इंपोर्ट कम करना है तो टैक्स बढ़ा दो। तो केवल उतना ही विषय उनके सामने है। हमारे व्यापारी को इस प्रकार की सोच न रखें। ये विषय भी किसी न किसी अपनी अपनी भाषा में आप लोगों को कभी विषय आ जाए कि इस चीज का टैक्स ज्यादा जी कम करा दो, इसको कभी भी सोच को बदलना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जहां तक सारे सिस्टम में एक बड़ा विषय है टेक्नोलॉजी। जब टेक्नोलॉजी का ये शुरू में सारा कलेक्शन हुआ, रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद कई प्रकार के सुविधाएं भी हुई, कई प्रकार की गड़बड़े भी शुरू हुई। क्योंकि ये जो पोर्टल बने थे सारे स्टेट वाइज पहले बने थे, और स्टेट का दूसरी स्टेट के साथ जो उसका जो चाहिए उसका कोऑर्डिनेशन, लिंक, इंटीग्रेशन, वो इंटीग्रेशन पहले नहीं था। यानी उसमें से हम ट्रैक नहीं कर सकते थे कि कौन सी चीज कहां से चली और किस दुकान से चली, उसने टैक्स पे किया कि नहीं किया। अपने स्टेट में तो सब हो जाता था। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी के साथ एक बार बैठे थे तो उन्होंने कहा कि इस जीएसटी के सिस्टम को हमको ठीक करना है, आप अपने डिपार्टमेंट में बात करो, व्यापारियों से भी करो, लॉयर्स से भी करो कि क्या क्या फॉल्ट इसमें कमियां हैं, ताकि इसको ठीक करके हम अपने ज्यादा से ज्यादा टैक्स को, जीएसटी को बढ़ा सकें। उस समय टैक्स देश भर में सारा 70,000 के लगभग इकट्ठा होता था महीने का, है ना। अब 1 लाख से 1.5 लाख तक पहुंच गया। हाँ, एक बात तो 1,66,000 करोड़ रुपया पहुंच गया बीच में किसी एक महीने में, तो 1.5 लाख से भी ऊपर पहुंचे हैं। अभी भी बहुत स्कोप है। इस स्कोप को बढ़ाने के लिए हमको नए रजिस्ट्रेशन ये भी खोलने पड़ेंगे। खोलने क्या, उसमें खुला तो वही है, लेकिन इस रजिस्ट्रेशन को प्रोत्साहित करना पड़ेगा। अब जो तो एक लिमिट से ऊपर के लोग हैं, कंपलसरी है उनको रजिस्ट्रेशन, उसके बिना तो व्यापार नहीं कर सकते। लेकिन जो एक लिमिट से नीचे के नए रजिस्ट्रेशन है, जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन जिनको हम कह सकते हैं, शायद वो गुड्स परचेज में तो 40 लाख रुपया और सर्विसेज में 20 लाख फंसे है ना। अब तो इसके जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन के जो प्रोसेस को भी हमको बढ़ाना होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस टैक्स रजिस्ट्रेशन के दायरे में आ सके। और एक चीज जो बीच में पहले मैं बोल रहा था कि इसका जीएसटी का विरोध था, आज मुझे अब ध्यान में है कि जितने नई उम्र के नौजवान जो व्यापार कर रहे हैं वो कहते हैं बहुत बढ़िया हो गया, हमारे जो पूर्वजों का जो आदत थी 2-2 खाते रखते थे, एक दिखाने वाला और एक घर में रखने वाला, उसे जान छूट गई। और जो बंडल के बंडल नोटों पे रखने पड़ते थे, कैसे दिखाएं, इसमें किताब में तो है नहीं, वो संभाल के रखते थे, उससे भी जान छूट गई। अब ऑनलाइन सिस्टम है सारा, पैसा लेना भी नहीं पड़ता, आए बैंक से दिया, बैंक से लिया, जीएसटी किया, अपना आरटीजीएस किया, छुट्टी। तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा नए व्यापार में लोगों को दिखी है, मिली है। कितना ही बड़ा व्यापार हो गया है, अब किसी को, बाहर वाले को बहुत पता नहीं लगता है। शाम को तो जो उस समय होता था, पैसे भी गाड़ी में लेके जाते थे तो ध्यान रखते थे, 2-4 सिक्योरिटी वालों को साथ लेके जाना पड़ता था। अब अकेला स्कूटर पर चला जाए, स्कूटर पर आ जाए, करोड़ों का बिजनेस कर रहा है, पता ही नहीं लगता उसे। तो इसलिए इसके जो लाभ है नई पीढ़ी को समझ में आ रहे हैं। तो जीएसटी स्वीकार्य हो गया है, लेकिन इसका रजिस्ट्रेशन बढ़े, इस रजिस्ट्रेशन को बढ़ाने में हम लोग अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो मैं अभी बैठे बैठे हमारे अनुराग रस्तोगी जी से बात कर रहा था, मैंने कहा इसको बढ़ाने में हमारे इन बंधुओं का उपयोग क्या हो सकता है, क्योंकि जो भी रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो हम ही कराते हैं, और क्योंकि वॉलंटरी वाले सब आते नहीं है, वॉलंटरी वालों को प्रेरित करना पड़ता है। तो क्या एक स्कीम हम इस हाउस के लिए, जो हमारे लॉयर्स हैं, इनके लिए एक स्कीम बनाई जाए कि ज्यादा से ज्यादा जो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन वाले उनका आप रजिस्ट्रेशन कराओ। वो स्कीम कि 1 जनवरी के बाद, क्योंकि किसी एक डेट से फिक्स करना पड़ेगा, 1 जनवरी के बाद नया रजिस्ट्रेशन, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन इन बंधुओं में से उसका एक पोर्टल आप बना लें। जो ज्यादा कराएगा साल भर के बाद
ऊपर के 3 जो एडवोकेट हैं उनको हम सम्मानित करेंगे। अब कितने बना पाएंगे इसका कोई आंकड़ा नहीं हमारे पास, लेकिन अभी तक जो रजिस्ट्रेशन है वो आधे से ज्यादा ये जो वॉलंटरी वाले हैं उन्हीं का है। कुल 5,10,000 की व्यापारियों के रजिस्ट्रेशन इस समय तक जो मेरी जानकारी में है, और उसमें 3,10,000 ये 40 लाख और 20 लाख से छोटे वॉलंटरी वाले ये हैं। सिर्फ 2 लाख व्यापारी ऐसे हैं जिनको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन कराना है। अब वो तो उनका जो व्यापार बढ़ेगा ऑटोमेटिकली वो बदल जाएंगे, लेकिन उससे पहले वॉलंटरी में हम ज्यादा बढ़ाएं और ये संख्या अगले साल अगर मोटा टारगेट लेके चले तो प्रदेश में 1 लाख रजिस्ट्रेशन और हो जाए, इस नाते से आप लोगों को प्रयत्न करना चाहिए। हो सकता है क्योंकि इसमें लिमिट तो नीचे है नहीं, सामान्य गली का भी दुकानदार चाहे तो रजिस्ट्रेशन करा सकता है अपना। हाँ, वो तो आपको अपने उस पोर्टल में डालना होगा कि इस एडवोकेट ने उसको रजिस्ट्रेशन किया है। आप छोटा मोटा कोई फीस रखनी है रख लो, नहीं तो उसको सेवा के नाते करो, नया रजिस्ट्रेशन सेवा के नाते। वकील की भूमिका, पैसा उनसे कमाएंगे जो बड़े व्यापारी है। जो बेचारा छोटा व्यापारी है, अभी 1 लाख रुपए इस महीने की उसकी बिक्री है, मानो महीने साल में 10-12 लाख ही है। अब वो आपको क्या ज्यादा देगा, वो आएगा ही नहीं। आप उसको कहो कि भाई आ जा, तेरी रजिस्ट्रेशन वो खत्म। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि व्यापारिक क्षतिपूर्ति योजना पर काम जारी है। सरकार की योजनाओं को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साथ ही कहा कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए कई काम किए गए हैं। परिवार पहचान पत्र के जरिए लोगों के घरों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। उधर नशा तस्करों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर मनोहर सरकार की कार्रवाई लगातार जारी है। इस तरह के लोगों की कब्जा की गई जमीन पर प्रशासन कार्रवाई करते हुए निर्माण को धराशाही कर रहा है। दरअसल सोनीपत में भी गैंगस्टर रामकरण की अवैध प्रॉपर्टी पर पीला पंजा चलाकर उसे धराशाही किया गया। स्पेशल रिपोर्ट। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के सख्त निर्देशों के बाद बदमाशों और नशा तस्करों पर प्रशासन लगातार शिकंजा कस रहा है। इसी कड़ी में सोनीपत के गांव बेयापुर में भी प्रशासन ने गैंगस्टर रामकरण द्वारा बनाई गई 3 दुकानों और उसकी प्रॉपर्टी पर पीला पंजा चलाया। रामकरण पर हत्या, हत्या के प्रयास, अपहरण और लूट से संबंधित 2 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। विभाग के अधिकारी देशराज ने यह बताया कि यहाँ गांव बेयापुर में ये निर्माण अवैध रूप से किया गया था, जिससे संबंधित विभाग द्वारा नोटिस भी दिए गए, लेकिन इन्होंने कोई कदम नहीं उठाया। अब प्रशासनिक कार्रवाई अमल में लाते हुए 3 दुकानों को धराशाही कर दिया गया और प्रशासन की ये कार्रवाई अवैध निर्माण पर लगातार जारी रहेगी। आज बेयापुर में कार्रवाई की जा रही है। कई आदमियों की है जिनको हमने नोटिस दिया था। नरेश कुमार, राजेश कुमार, कृष्ण, श्रीमती कलावती, इस प्रकार से 10-11 आदमी हैं जो कि साजी केवट में थे। उनको सभी को नोटिस दिया हमने और इन नोटिस का हमारे पास कोई लिखित में जवाब भी नहीं आया और ना ही हियरिंग के दौरान कोई हमारे पास पेश हुआ है। कितनी दुकानें हैं जो कि कंट्रोलर एक्ट में के तहत आती है और इन्होंने कोई परमिशन नहीं ली, क्योंकि सरकार से बनाने से पहले कोई परमिशन ली जानी होती है। वो परमिशन नहीं ली है, इसलिए हमें कार्रवाई करनी पड़ी है। सर, ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जैसे जैसे हम महीने में लगभग 6 या 7 प्रोग्राम बनाते हैं और प्रशासन इसको बड़ी सख्ती से ले रहे हैं और अनऑथराइज कोई भी कार्य बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी प्रशासन द्वारा खरखोदा, जठेड़ी, बड़वासनी और सोनीपत में भी अवैध निर्माणों को गिराया जा चुका है। प्रशासन ने सख्ती बरतते हुए सख्त चेतावनी दी कि अवैध निर्माण को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
अब देखिए, सीएम मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में हरियाणा लगातार अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग मनोहर सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है। हरियाणा की मनोहर सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। कल फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।